गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया गया है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हिंदू तीर्थ स्थल है परशुराम। फ्रेंड, परशुराम जो ऋषि थे, ऋषि परशुराम, वो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। ठीक है, 6वें अवतार माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किस? भगवान विष्णु के। ठीक है, और इनका तीर्थ स्थल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं पे देखा जाए तो वहाँ पे विकास किया जा रहा है। किसका? परशुराम कुंड का विकास किया जा रहा है। ये जो विकास किया जा रहा है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है, हमें वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अधिनियम, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत। ठीक है, प्रसाद योजना के बारे में फ्रेंड थोड़ा जान लीजिए। ये इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2014-15 में की गई थी। देखिए, ये पर्यटन मंत्रालय की ये योजना है, प्रसाद योजना, और ये एक तरीके से पूरी तरीके से केंद्रीय योजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको योजनाओं के स्वरूप पता होने चाहिए। योजना कितने तरह की होती है? जैसे केंद्रीय योजना जिसमें फ्रेंड, जिस योजना के तहत जो जितना भी व्यय आ रहा है वो सारे व्यय का जो वहन है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार करती है। और एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है, उस योजना के तहत जो कुछ भी व्यय आ रहा है उस व्यय का वहन जो है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये केंद्रीय योजना यानी कि जितना भी पूरा खर्चा है वो पूरी तरीके से क्या करेगा? केंद्र सरकार वहन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के तहत सभी जितने राज्य हैं भारत के, उन सभी राज्यों में जो प्रमुख तीर्थ स्थल, जो धार्मिक प्रमुख तीर्थ स्थल है, उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितने भी धार्मिक पर्यटन जो स्थल हैं उनके अनुभव को समृद्ध करना। कैसे करोगे भाई उनके अनुभव को समृद्ध? तो जितने देश भर के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सारे तीर्थ स्थलों की पहचान की जाएगी। उन सारे तीर्थ स्थलों की पहले पहचान किया जाएगा, प्रमुख तीर्थ स्थलों की। उन तीर्थ स्थलों का क्या किया जाएगा? फिर विकास किया जाएगा। ठीक है, फिर विकास करने के साथ साथ उनको क्या किया जाएगा? उनका विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा जो है वो मजबूत किया जाएगा। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से तात्पर्य है आपको एक तरीके से जब आप किसी पर्यटन स्थल का विकास करोगे तो उससे क्या होगा कि हम उनको एज अ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। तो जब आप विश्व स्तरीय मतलब ढांचे के अंतर्गत उसको विकसित करोगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी उस क्षेत्र में क्या करोगे? आकर्षित करोगे, आमंत्रित करोगे। ठीक है, तो इससे देखिए फायदे क्या होंगे, आपको ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि इससे क्या होगा कि अस्थायी रूप से पर्यटन को क्या करेंगे आप? आकर्षित कर सकेंगे। और जब किसी क्षेत्र में फ्रेंड, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने पर्यटन को आकर्षित किया तो इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधित जो उद्योग होंगे वो विकसित होंगे। ठीक है, पर्यटन संबंधी उद्योग, मान लीजिए होटल है, ठीक है, होटल बनेंगे। जब फ्रेंड पर्यटन संबंधी उद्योग विकसित होंगे तो रोजगारों का सृजन होगा। ठीक है, तो रोजगार सृजन होंगे। कहीं भी होटल बनेगा तो होटल में लोगों को नौकरी दी जाएगी ना, तो वहाँ पे क्या होगा? रोजगार सृजित किया जाएगा। और जब रोजगार सृजित होगा तो उसके साथ साथ उस क्षेत्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी फ्रेंड तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा? एक ओवरऑल जो है पर्यटन को आकर्षित करके उस क्षेत्र का विकास करना। और इसी के साथ साथ इसका और लाभ देखिए, जब आप किसी क्षेत्र विशेष का विकास करते हो तो उस क्षेत्र की स्थानीय जो कला है वो विकसित होगी, उस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो उभर करके सामने
आएगी, उस क्षेत्र की जो हस्तकला है, जो व्यंजन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल सकेगा। तो सोचिए कितनी अच्छी ये योजना है और ये अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है, जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, वो एक तरीके से ओवरऑल देखिए कि विभिन्न क्षेत्रों का विकास करके या जितने भी अगर सारे क्षेत्रों का क्षेत्र संबंधी विकास करके आप ओवरऑल क्या कर रहे हैं, एक देश का विकास कर रहे हैं। तो इस योजना के तहत इस कार्य को किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको कोई काम नहीं दूंगी, आज बस आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्षेत्रीय बातें की कि ये क्षेत्रीय स्थानीय कला है। आप सभी लोग विभिन्न जगहों से बिलोंग करते होंगे, कोई कहीं से, तो आप बस आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहाँ की स्थानीय कोई चीज़ है जो बहुत फेमस है, वो मुझे आप बताओ कि हाँ वहाँ की ये चीज़ जानने वाली है। देखिए जो मैंने अभी आपसे ये प्रश्न किया फ्रेंड, यहाँ से तो आपका पीटी का प्रश्न बन जाता है कि आपने एक परशुराम कुंड का विकास कहाँ किया जा रहा है, किस राज्य में, ये तो चलो आपका पीटी संबंधित प्रश्न हो गया। जो मैंने आपको ये बताया ये जो है ये आपका पीटी के साथ साथ मेंस का भी प्रश्न बन गया कि अगर किसी क्षेत्र को विकास करना है या किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है तो यह सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। चलिए आपका मेंस भी हो गया। फ्रेंड, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है कि जब भी हम कभी अपने क्षेत्र का विकास के बारे में पूछते हैं कि आपके क्षेत्र की पर्टिकुलर चीज़ क्या है, तो आज मुझे कुछ ही लोग, आजकल तो देख रही हूँ कोई आंसर करना लोग कम कर दिए, लेकिन आप मुझे अपने क्षेत्र की कोई स्थानीय जो चीज़ें हैं, चाहे वो व्यंजन से संबंधित हो, चाहे वो हस्तकला से संबंधित हो, चाहे वहाँ की कुछ भी हो, जो भी स्थानीय कला है वहाँ के बारे में आप मुझे 1 या 2 लाइन में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। एक तरीके से कोई मिसाइल है जिसका अपडेटेड वर्जन है और उसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर तट से। तो देखते हैं कहाँ से किया गया है और किसका किया गया है, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आकाश का किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण जिसका नाम है आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। तो ठीक है, एक तरीके से जो आकाश मिसाइल पहले से थी उसका अपडेटेड वर्जन का परीक्षण किया गया है, जिसकी क्या नाम है, आकाश प्राइम। ठीक है, आकाश प्राइम। इस मिसाइल में देख लीजिए क्या है खूबियाँ। एक तरीके से ये स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने में सटीकता को बढ़ाती है। ठीक है, तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो सीकर है, तो ये क्या होगा, जो भी दुश्मन का जो टारगेट होगा उसको काफ़ी सटीकता से उसकी पहचान कर सकेगी। आगे बढ़ें तो इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट किया, उस पर मतलब निशाना बनाया और उसको नष्ट भी कर दिया। ठीक है, इसका निशान जो अपडेटेड वर्जन है उसकी जो निशाने की जो सटीकता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यह मिसाइल उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। आपको पता ही ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान जो है वो कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये मिसाइल जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय प्रदर्शन इसने किया। और इसके साथ देखें तो ITR के रेंज स्टेशनों में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशन शामिल हैं जो मिसाइल पर्यवेक्षक और प्रक्षेपक और उड़ान मापदंडों की निगरानी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आकाश मिसाइल की तो आप बात कर लीजिए। आकाश मिसाइल देख लीजिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये क्या है, मतलब सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और इसी का अपडेटेड वर्जन जो अभी लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, आकाश प्राइम। ठीक है, कहाँ से किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। किसके द्वारा विकसित है, DRDO के द्वारा विकसित है। ऐसे ही चीज़ें याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं की बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है। किसने, देखें, फिनलैंड ने, न्यूजीलैंड ने, आइसलैंड ने या फिर स्वीडन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, आइसलैंड ने। देखा जाए तो ये यूरोप की पहली संसद बनी है जहां महिलाओं की बहुमत हुई है। इसके बारे में देखें तो आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है। आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद एल्थिंग में 33 सीटों वाले सफलता महिलाओं ने हासिल किया है। ठीक है, 33 सीटों पर जो है सफलता महिलाओं ने हासिल किया है। यह उत्तरी अटलांटिक के द्वितीय राष्ट्र में, यहाँ पे फ्रेंड द्वितीय नहीं होना चाहिए था, यहाँ द्वीपीय होना चाहिए था। ठीक है, द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। ठीक है, आइसलैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा HAL
ने किस राज्य में सिविल 228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए आज डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया गया। इसके बारे में देखा जाए तो भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी योजना को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है। किसने किया है? HAL ने किया है। किसके साथ किया है? अलायंस एयर एविएशन के साथ किया है। किस कहाँ पे? एक तरीके से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और इस समझौते के तहत देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 DO-228 विमान की तैनाती की जाएगी, ठीक है। DO-228 विमान एक बहुउद्देशीय विमान है जो उत्तर पूर्व में संचालन के लिए काफ़ी अनुकूल है। भाई देखा गया इसमें क्या खासियत है? यह जो है यह शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता से लैस है और साथ ही साथ अर्ध तैयार सबवे पे उतरने और टेक ऑफ करने के लिए भी यह अनुकूल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। DO-228 विमान। देखिए फ्रेंड इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा अपना समय नहीं बर्बाद करना है, बस डायरेक्ट देखते हुए चलते चलना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर MG रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है? देखिए ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर MG रामचंद्र रेलवे स्टेशन जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है। और आइए अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। डॉक्टर MG रामचंद्र रेलवे स्टेशन, जिसे हम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं, ये दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए यहीं पे कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। अगर आपके सामने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आ गया होता तो आपने फटाक से आंसर कर दिया होता। इतना तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग आंसर कर देते, लेकिन जब आ गया नाम डॉक्टर MG रामचंद्र रेलवे स्टेशन तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, शायद एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशली जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये डॉक्टर MG रामचंद्र जो रेलवे स्टेशन जो चेन्नई रेलवे स्टेशन का ही नाम है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वो देखा जाए तो दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए चर्चा में क्यों है। ये रेलवे स्टेशन ने इस रेलवे स्टेशन ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म सेटलर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को पूरा किया है। तो ठीक है, एक तरीके से देखिए ये जो रेलवे स्टेशन है अब जो पूरी तरीके से क्या हो गया, सौर ऊर्जा से युक्त हो गया, सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से युक्त हो चुका है। यानी कि अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं वो किससे, जो सूर्य से प्राप्त जो होने वाली ऊर्जाओं से, जितने भी जो भी इनके इलेक्ट्रिक से संबंधित चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें, विद्युत से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, उन सारी ज़रूरतों को क्या करेगा, ये सौर ऊर्जा से पूरा करेगा, ठीक है। इस रेलवे स्टेशन ने देखा जाए, इस रेलवे स्टेशन में 1.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो स्थापित की गई है, और जिससे कि क्या होगा, इस मेगावाट जो सौर ऊर्जा जो स्थापित की गई, क्षमता स्थापित की गई, इससे देखा जाए तो दिन के दौरान जितने भी स्टेशन की जो सभी बिजली की ज़रूरतें हैं वो सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकेगा, ठीक है। दिन के दौरान जितनी भी आवश्यकता पड़ती है सौर ऊर्जा की, और सारी जो विद्युत की जो स्टेशन की जो सभी जो बिजली की ज़रूरतें होती हैं, उन सारी ज़रूरतों को इससे पूरा किया जा सकेगा। ये जो आपका 1.5 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा क्षमता को जो स्थापित किया गया है। इसी के साथ देखें तो दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, भारतीय रेलवे में एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन की अवधारणा के साथ आने वाला पहला जोन है। ये स्टार्ट कर लीजिए, जो लगभग 13 स्टेशन भवनों पर लगे सोलर वोल्टाइक पैनलों के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा का दोहन कर 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो पहला एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशनों की अवधारणा के साथ कौन है, आपका दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन। और फ्रेंड देखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ ही लोग कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। प्लीज़ आंसर करो। आप मुझे बताओ कि देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से युक्त था। अगर आप नहीं आज आंसर करोगे तो मैं आपको कल आज का आंसर जरूर बताऊंगी कि जो पहला रेलवे स्टेशन, देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से युक्त
स्टेशन था, ठीक है। और अब इसी सूची में शामिल हो गया आपका, देखा जाए तो सेंट्रल जो चेन्नई रेलवे स्टेशन भी अब इसी सूची में शामिल हो गया है, पूर्णतः सौर ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन वाले सूची में, ठीक है। बात करें इसमें देखा जाए तो, और इसी के साथ है दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क जो है ये बनने जा रहा है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन बनने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। कार्बन इमिशन जो है शून्य, पूरी तरीके से उत्सर्जन नहीं होना है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत ये लक्ष्य पता होना चाहिए कब तक रखा गया है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूयॉर्क में किया गया है सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन। इसके बारे में देखें तो सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व देखिए किसने किया है? इन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है, ठीक है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ये सम्मेलन किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। सूचना और लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क से शुरू किया गया था, न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था। इस भागीदारी में अब तक देख लिया जाए तो 43 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी, ओमान के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। देखा जाए तो ओमान के साथ हमारे काफ़ी दिनों से संबंध मतलब कई समझौते ऐसे किए गए, अभी रिसेंटली फिर से किया गया समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके पहले भी किया गया था ओमान के साथ, अपने देखा जाए सामरिक दृष्टि से जो समझौते काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। इसके बारे में देखें तो भारत और ओमान ने नौवहन सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, ठीक है। तो जो नौवहन सूचनाएं हैं उनका जो आदान प्रदान किया जा सके और इसी के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ओमान के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते में देखें तो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह तथा उनके जो समकक्ष हैं जिनका नाम है एडमिरल सैफ बिन मोहसेन अल रहबी ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। आपको ये एडमिरल पता होना चाहिए, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं, ठीक है। इस समझौते से भारत और ओमान के बीच में मर्चेंट शिपिंग जो आपका ट्रैफिक है, मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान में सुविधा होगी और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो भी कुछ जो सूचनाएं संबंधित एक दूसरे को ये सूचना दे सकेंगे, एक दूसरे को बता सकेंगे, अवगत करा सकेंगे। अगर किसी भी तरह की चुनौती है तो उनको अवगत करा के उसका समाधान कर सकेंगे। तो इन तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक तरीके से उस समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा इन दोनों लोग के आपसी सहयोग से। तो फ्रेंड आइए थोड़ा ओमान का मैप देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड ये ओमान है, ठीक है। तो ओमान है, ओमान का हमें कैपिटल सबसे पहले देखना है। देखिए ये क्या है, ये गल्फ ऑफ ओमान में ही देखा जाए तो उसका कैपिटल है मस्कट है। अब फ्रेंड जब कोई कंट्री है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए उस कंट्री की बाउंड्री जो है, उसकी सीमा जो है वो किन किन देशों से लगती है। तो ओमान देखिए, ओमान की सीमा इधर से देखिए यमन से लग रही है, उसके उत्तर में जाए तो देखिए यहाँ सऊदी अरब से लग रही है और उसके उत्तर में जाएंगे तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से लग रही है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे व्यस्तम जो है स्ट्रेट माना जाता है। और ये देखिए ये यहीं पे है और ये किन किन को जोड़ रहा है ये आपको मैटर करता है। जो स्ट्रेट होती हैं वो दो चीज़ों को अलग करती हैं और दो चीज़ों को जोड़ती हैं। देखिए अलग किसको कर रही हैं, तो ये दो कंट्री को अलग कर रही हैं। उत्तर में देख लीजिए तो यहाँ पे ईरान स्थित है और अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे देखिए यूएई के पीक में जो एक छोटा सा स्थल है वो जो कि ओमान का ही भाग है, ठीक है। तो ईरान को ओमान से अलग कर रही हैं और वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो गल्फ ऑफ पर्सिया यानी कि पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा और अरेबियन सी में ये स्थित है। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ देख रहा है, एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था दुक्कम पोर्ट, क्योंकि भारत ने
ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो दुक्कम पोर्ट है ना, वो ओमान के लिए सामरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये पोर्ट जो है। और भारत ने इस बंदरगाह को लेकर के ओमान के साथ समझौता किया था, ठीक है। तो जब समझौता किया तो भारत को इस बंदरगाह पे जो है अपनी जहाज़ों को भेजने की इजाज़त दे दिया। किसने दे दिया? ओमान ने दे दिया। तो ध्यान रखना, प्रश्न ये भी बन सकता है कि दुक्कम पोर्ट जो है वो किस देश से संबंधित है? वो जो है वो आपका ओमान से संबंधित है। मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है फ्रेंड, जैसे रिसेंटली अगर हम एक पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिस पर देखा जाए तो चीन जो है उस पर विकास कार्य कर रहा है। तो ग्वादर पोर्ट, ईरान का देख लीजिए तो चाबहार पोर्ट, ठीक है, जिस पर लेकर के भारत के साथ समझौता हुआ है। तो ये मैच द फॉलोइंग दे देगा कि ग्वादर पोर्ट किस कंट्री में है? पाकिस्तान में है। चाबहार पोर्ट किस कंट्री में? ईरान में है। दुक्कम पोर्ट किस कंट्री में है? आपका देखा जाए तो ओमान में है। ये आपको पता होना चाहिए जो चर्चा में रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक मैप हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन, ठीक है, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने, अजियो ने, मंत्रा ने, अमेजॉन ने। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है डी, अमेजॉन ने किया है, ठीक है, वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। अमेजॉन ने भारत में अपने वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च किया है, ठीक है, वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा? अमेजॉन के द्वारा। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। अब उद्देश्य देख लीजिए क्या है। इस कार्यक्रम के तहत वंचित समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, देखा जाए अमेजॉन के द्वारा तो काफ़ी अच्छी पहल है कि जितने भी वंचित समुदाय के जो छात्र हैं उन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, मतलब जो भी कंप्यूटर संबंधी जो शिक्षा है उनको दी जाएगी और फिर उनको क्या किया जाएगा? उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अमेजॉन इस कार्यक्रम के जरिए देखा जाए तो जो कक्षा 6 से 12 तक के जो छात्र रहते हैं, छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और शिक्षकों को कंप्यूटर विज्ञान को अधिक आकर्षक तरीके से पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ स्टूडेंटों को बल्कि टीचरों को भी, ठीक है, स्टूडेंटों को तो ये एक तरीके से शिक्षित करेगा ही करेगा, उनको एक तरीके से कंप्यूटर विज्ञान संबंधी शिक्षा देगा ही देगा, साथ ही साथ उन शिक्षकों को भी कि किस तरीके से कंप्यूटर से संबंधित जो शिक्षा है, कंप्यूटर जो विज्ञान से संबंधित जो शिक्षा है उसको किस तरीके से आकर्षित बनाया जाए, इसका भी प्रशिक्षण, इसका भी ट्रेनिंग जो है अमेजॉन देगा टीचर्स को, ठीक है, टीचर्स को जो है वो देगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ नीलकुरुंजी की सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है? नीलकुरुंजी फूल है फ्रेंड, इसको संरक्षित करने का किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है? कर्नाटक ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक सरकार के द्वारा नीलकुरुंजी के सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ नीलकुरुंजी के सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। नीलकुरुंजी दुनिया के दुर्लभ फूलों में शुमार है जो दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट के 16 जंगलों में पाया जाता है। 16 जंगलों से संबंधित प्रश्न आ चुका था फ्रेंड, 16 जंगल जो है कहाँ का है 16 जंगल, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो नीलकुरुंजी जो है वो काफ़ी दुर्लभ फूलों में से एक है और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो पाए जाते हैं वो दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट में 16 जंगलों में पाए जाते हैं। नीलकुरुंजी का वैज्ञानिक आप देख लीजिए क्या है, स्ट्रोबेलेंथस जो है इसका एक वैज्ञानिक नाम है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये देखिए नीलकुरुंजी है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, 12 वर्षों में एक बार ये खिलता है। इससे भी संबंधित प्रश्न आ चुका है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, ये फूल जो है वो 12 वर्षों में एक बार खिलता है और मुख्य रूप से केरला में खिलता है। इसीलिए कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन था, ज़्यादातर कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न था, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसको सोचते हैं कि केरल से संबंधित है, केरल में ही ज़्यादातर खिलता है, तो केरल की सरकार जो है इसके सभी प्रजातियों को संरक्षित करेगी, लेकिन नहीं, केरल के उत्तर में जाए तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको इसको संरक्षित करने का जो कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में देख लीजिए और क्या है, ये मोनोकार्पिक पौधा है। भाई, ये मोनोकार्पिक क्या होता है आपको ये बात पता चलना चाहिए, देखिए टर्मोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनोकार्पिक जो पौधे होते हैं वो एक बार फूल आने के बाद इसका पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक बार फूल आ गया, जो ये फूल आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये फूल एक बार आ गया, ख़त्म हो गया ये पौधा पूरी तरीके से, फिर ये पौधे बढ़ेंगे, उगेंगे, इन सब करते करते 12 साल लग जाते हैं। 12 साल बाद फिर एक बार फूल खिलता है, नीले रंग का होता है, इसीलिए इसको नीलकुरुंजी कहते हैं,
ठीक है, कभी मौका मिले, शायद आप लोग बहुत से लोगों ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने इसकी तारीफ बहुत सुनी और मेरा है कि कभी मैं भी जाऊँ देखूँ, बहुत खूबसूरत है। तो ये देख लीजिए, ये एक बार साल में जो है 12 साल में एक बार खिलता और मोनोकार्पिक पौधा है, ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है, मोनोकार्पिक क्या होता है पूछ सकता है। पश्चिमी घाट के पलियान जनजाति के लिए इस फूल से अपनी उम्र का हिसाब लगाया जाता है। देखिए पलियान जनजाति, ये भी प्रश्न आ सकता है, कौन सी जनजाति के द्वारा जो है नीलकुरिंजी फूल से अपनी आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो पलियान जनजाति के द्वारा लगाया जाता है, पश्चिमी घाट की है। और वहीं केरल की मुथुवन जनजाति, ये सब जनजातियों के नाम पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र से संबंधित है। मुथुवन जनजाति केरल की है और ये लोग देखो क्या करते हैं भाई, ये लोग इस फूल को रोमांस और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, प्यार और रोमांस का प्रतीक जो मानते हैं वो मुथुवन जनजाति मानते हैं। और वहीं देखा जाए पश्चिमी घाट की जो जनजाति है जिसका नाम है पलियान जनजाति, वो अपनी उम्र का जो है हिसाब लगाती है इस फूल के खिलने के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ है, ये जनजाति पता होना चाहिए बहुत, ये एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, आप लोग को लगता होगा ये क्यों इतना डिस्क्राइब, फ्रेंड मुझे पता है कि अगर मैं एक लाइन बता दूंगी ना कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट मेरा हमेशा टारगेट रहता है पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू, जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका मेरा रीज़न यही रहता है, जितने लोग करोगे सब, मैंने बोला ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे सिलेक्शन तभी होगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे चिल्लाते ही लोग रहेंगे, हमारे जैसे लोग चिल्ला के चले जाएंगे, क्या फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा बैरसेट 2 परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है बैरसेट 2 परियोजना? फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, इराक। करेक्ट आंसर इज बी, इजराइल के द्वारा बैरसेट 2, यानी कि इसके पहले 1 भी परियोजना आई थी, इसलिए आपको पता ही होना चाहिए, चर्चा में रहा ही होगा। तो बैरसेट 2 परियोजना जो शुरू की गई है वो इजराइल के द्वारा शुरू की गई है। इस परियोजना के बारे में देख लें तो हाल ही में इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से बैरसेट 2 परियोजना शुरू किया है। तो जो आपका बैरसेट 2 परियोजना जो है वो इजराइल की है, किस लिए है? चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने से संबंधित है। तो चंद्रमा सैटेलाइट से यानी कि संबंधित है आपका ये जो इजराइल की बैरसेट 2 परियोजना है। यह स्पेशल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संचालित दूसरा चंद्रयान मिशन है। ठीक है, दूसरा चंद्र मिशन है ये। जो आपका बैरसेट 1 के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो बैरसेट 1 जो है वो अंतरिक्ष यान फरवरी 2019 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करने के उपरांत चंद्रमा की सतह पर अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, लॉन्च तो सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहाँ की चंद्रमा की सतह पे पहुंचा तो वहाँ पे ये दुर्घटनाग्रस्त होकर के खत्म हो गया। तो फिर से बैरसेट 2 जो परियोजना शुरू की जा रही है इजराइल के द्वारा, जिसके अंतर्गत 2024 तक चंद्रमा पर मानव रहित यान को जो है वो उतारा जाएगा। इस तरीके से था, हमने अपने 10 क्वेश्चंस लगा लिए फ्रेंड। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूं तो प्लीज़ ज़रूर उसका कमेंट में आंसर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है। अदरवाइज़ मैं भी डाउन होने लगती हूँ कि मुझे तो आप लोग का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बस क्वेश्चंस के आंसर किया करो। ठीक है, तो आज जो मैंने एक चीज़ आप लोगों से पूछा कि आप मुझे अपना अनुभव बताओ, अपने स्थानीय चीज़ों का 1-2 लाइन में मुझे बताओ कि वहाँ की क्या विशेषता है, मुझे भी जानना है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलिए अब आप फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द डे में हाल ही में समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई। कहाँ की गई भाई? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, हरियाणा में किया गया समर्पण पोर्टल की शुरुआत। उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो असम राज्य सरकार के द्वारा उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला सिविल सेवक बनी सना रामचंद गुलवानी। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सर्विस, जो आपका आईएएस का भी रिजल्ट भी निकला होगा ना, जो यूपीएससी का, उसी तरह वहाँ पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे पहली महिला सिविल सर्विस जो बनी है, हिंदू महिला, उनका नाम है सना रामचंद गुलवानी। श्रीलंका ने कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया। आईएमएफ से इन्होंने कितना का ऋण लिया? $10 करोड़ का श्रीलंका ने लिया कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए। देखिए ये सब डेटा वाले प्रश्न हैं, डायरेक्ट ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में संभावना है पूरी। फ्रेंड जितने फैक्ट्स ऑफ द डे हैं वो चले जाइए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, डिकोड के टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये जितने फैक्ट्स ऑफ द डे है ना, अगर दिन में फ्री टाइम में बैठे हो ना, उसको 5 मिनट में ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाओगे, तुरंत होता जाएगा। यहाँ से ना डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि दुबई का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। कौन बना है? भारत बना है दुबई का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश। देश का सबसे बड़ा पामटेल हॉल बना, कहाँ पे बना? उत्तराखंड में बना है। भारत में
एम्ब्रेन की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। कौन चुनी गई? दिशा पटानी को चुना गया है। नेपाल को $60 मिलियन का ऋण को मंजूरी देने वाला कौन सा बैंक है? वो है आपका एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो नेपाल को $60 मिलियन का ऋण देगा। बिग बॉस ओटीटी की प्रथम विजेता बनी है। कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल जो है वो बिग बॉस ओटीटी की प्रथम विजेता बनी। सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। शुरू किया गया कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड राज्य में किया गया है सेल्फी विद टेम्पल अभियान। टेम्पल के आगे खड़ा होकर के सेल्फी लेना, ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियन शुरू हुई है। कहाँ पे हुई है? पेरू में हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए। कौन नियुक्त किए गए हैं? सीके रंगनाथन को अखिल भारतीय प्रबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व कप 2021 की थीम एंथम जो है वो क्या है? वो है लीव द गेम। ठीक है, लीव द गेम जो है वो आपका देखा जाए तो फ्रेंड यहाँ पे T20 विश्व कप है। ठीक है, T20 विश्व कप 2021 की थीम एंथम का जो है वो है क्या? लीव द गेम। ठीक है, ये आपका चुना गया है। चलिए, तो ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमने कंप्लीट किया। आप चलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भारत में निर्माणाधीन दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन प्रदेश के जिलों से गुजरेगी। कितने जिलों से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 18 जिलों से। और इसकी कुल लंबाई देख लीजिए क्या है? 2805 किलोमीटर जो है वो आपकी कांडला जो कि आपका गुजरात में है, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन की जो है वो गुजरेगा, जो कि दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ठीक है, 18 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से गुजर रहा है और इसकी कुल लंबाई कितना है? 2805 किलोमीटर। फोर्ब्स सूची में एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में शामिल श्रुति पांडे संबंधित है। किस जिले से? गोरखपुर जिले से है। ठीक है, श्रुति पांडे। नेक्स्ट है हमारा सहारनपुर के निवासी कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किए गए। सहारनपुर के निवासी हैं और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से। इनका नाम है प्रवीण कुमार जैन। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को सम्मानित किया गया। कहाँ के निवासी हैं? सहारनपुर जिले के हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला जो है वो उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? समरोहा जिले से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समरोहा जिले से। अगर आप लोग को नाम पता हो इनका तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। किनको, कौन सी ये पहली महिला बनी है आज़ादी के बाद जिनको फांसी की सजा दी गई है? पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन हेतु अनंत यात्रा नाम से पोस्टर जारी किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, कौन सा पोस्टर? अनंत यात्रा नाम से पोस्टर जारी किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। हमने लगभग फैक्ट्स ऑफ द डे कंप्लीट किया। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल भी देखा, हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा। उम्मीद है मुझे आपको आंसर मिलेगा, आप लोग प्लीज़ आंसर करोगे। ठीक है, बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे देख लीजिए डिकोड एग्ज़ाम, आप लोग उसको डिकोड एग्ज़ाम को देखा जाए वहाँ पे PDF जो है अपलोड हो जाती है डेली करेंट्स की। आप वहाँ से जा करके उसे जो है डाउनलोड कर लीजिए आपको, ताकि आपका रिवीजन भी साथ में साथ चलता चले। बाकी मैं अभी रिवीजन सीरीज़ जल्दी ही लाने वाली हूँ, ताकि जितना भी अभी तक पढ़ाया गया उनको सब कुछ एक साथ जो है जल्दी करके उसको रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।